यात्रा मार्ग पर बने भोजनालयों पर QR कोड लगाने के सरकारी आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर नहीं मिली कोई राहत। दरअसल एक याचिकाकर्ता ने इस बात का हवाला देते हुए कि पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने ही नेम प्लेट लगाने को लेकर एक आदेश पारित किया गया था, जिस आदेश में उस नेम प्लेट लगाने को रोक लगा दी गई थी, लेकिन इस बार फिर सरकार ने एक आदेश जारी किया है और QR कोड के जरिए नाम पूछा जा रहा है। इसी दलील के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को सुना और पिछली तारीख में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सरकार को इसमें बाकायदा नोटिस जारी किया गया था। सभी पक्ष सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब कांवड़ यात्रा में एक दिन का ही समय बचा है, ऐसे में कोई आदेश देना इस वक्त जो है वो आदेश नहीं दिया जाएगा, इसलिए कोई अंतरिम रोक जो है इस आदेश पर नहीं लगी है। यानी कि जो सरकारी आदेश था कि QR कोड भोजनालयों के बाहर लगाना होगा ताकि लोगों को पता लग सके कि कहाँ वो खाना खा रहे हैं, वो आदेश अभी भी जारी रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश चौहान के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ स्टेट। बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण के मद्देनजर संसद भवन में विपक्षी दलों ने जोरदार प्रदर्शन किया। हाथों में तख्तियां लेकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, RJD से संजय यादव, समाजवादी पार्टी से अखिलेश सिंह यादव सहित तमाम बड़े नेताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया और हाथों में जो तख्तियां थी उसमें लिखा हुआ था कि SIR नहीं बल्कि FIR है और SIR के बहाने सरकार यानी मौजूदा वक्त की जो सरकार है वो लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है। साथ ही साथ चुनाव आयोग भी लोकतंत्र की हत्या करने के मद्देनजर बिहार में SIR करवा रहा है। SIR को लेकर पटना से लेकर संसद भवन तक लगातार सियासी पारा गर्म है। वहीं SIR के बाद RJD से राज्यसभा सांसद संजय यादव ने कहा है कि जिस तरीके से SIR बिहार के अंदर कराई जा रही है ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मतदाताओं का नाम काटने के लिए SIR करवाई जा रही है। हम SIR के लिए राजी हैं, लेकिन इतने कम वक्त में बिहार में ये SIR करवाना मुश्किल है। वहीं कांग्रेस के नेता अखिलेश सिंह ने कहा है कि बिहार में SIR करवाइए, लेकिन ऐसे मौसम में, बरसात के मौसम में SIR करवाना नामुमकिन सा है और ऐसे कम वक्त में मुकम्मल तौर पर SIR बिहार में नहीं हो सकती है। हमारे सहयोगी राकेश रावत के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ स्टेट, दिल्ली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की कैबिनेट बैठक हुई। इस कैबिनेट बैठक में करीब 38 प्रस्ताव रखे गए। 37 प्रस्तावों पर इसमें मुहर लगी। साफ तौर पर बड़े ऐलान भी किए गए हैं, जिसमें आने वाले दिनों में चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे का भी प्रस्ताव पर मुहर लगी है। एक्सप्रेसवे बांदा वाराणसी बांदा मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 35/76 के किलोमीटर 267 पर जनपद चित्रकूट के भरतकूप के निकट से प्रारंभ होकर राष्ट्रीय मार्ग 135 BG पर जनपद चित्रकूट में ग्राम अहमदगंज में समाप्त होगा। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब मोबाइल की जगह पर टैबलेट वितरण करेगी। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर के भी तमाम अहम प्रस्तावों पर भी मुहर लगी है। वीडियो जर्नलिस्ट हरिराम के साथ शुभम पांडे, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण के मतदान के लिए आज चुनाव का शोर थम चुका है। चुनाव प्रचार की समय सीमा खत्म हो चुकी है और 17,839 उम्मीदवारों का भाग्य 24 जुलाई को मतदाता मतपेटियों में कैद कर देंगे। 17,000 से ज़्यादा उम्मीदवार अलग अलग पदों के लिए, जिसमें ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, BDC, जिला पंचायत सदस्य, तो इन तमाम पदों के लिए 17,000 से ज़्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं। और आप जानते हैं कि 24 जुलाई को पहला चरण होगा, जिसके लिए आज चुनाव प्रचार थम चुका है और इसके बाद दूसरा चरण 28 जुलाई को होगा। निर्वाचन आयोग ने आज स्पष्ट किया है कि उसकी तैयारियां पूरी है और जो बारिश से प्रभावित क्षेत्र हैं या जहां पर संभावित ये हो सकता है कि मूसलाधार बारिश हो, सड़कें टूट जाएं या बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाए, तो पहले चरण के मतदान में मतदान को संपूर्ण कराए जाने के लिए निर्वाचन आयोग ने दावा किया है कि उसकी तैयारी पूरी है और बाढ़ क्षेत्रों में या जहां ऐसी कोई घटनाएं हो सकती हैं वहां SDRF और NDRF के जवानों को तैनात किया गया है। इसके अलावा सभी जिलों में जो चुनाव प्रेक्षक हैं उनकी ड्यूटी लगा दी गई है और कई हजार सुरक्षाकर्मी एक्स्ट्रा चुनाव की तैयारियों में लगाए गए हैं, उसकी सुरक्षा ड्यूटी में लगाए गए हैं। पोलिंग पार्टी आज शाम से रवाना हो चुकी हैं और कल भी पोलिंग पार्टियों के जाने का क्रम जारी रहेगा।
अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। बलरामपुर के छांगुर के धर्मांतरण नेटवर्क को ध्वस्त करने के बाद अब पुलिस आगरा में धर्मांतरण नेटवर्क को ध्वस्त करने में लगी है। ईडी ने पहले छांगुर पर नकेल कसी और अब आगरा में धर्मांतरण कराने वाले सिंडिकेट पर जांच शुरू कर दी है। कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि जिस तरह से बलरामपुर में छांगुर के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए पुलिस, एटीएस और ईडी की टीम ने कई बार दबिश दी। ईडी 10 संपत्तियों को सीज भी करने वाली है। वहीं दूसरी तरफ आगरा में जो धर्मांतरण का मामला आया था, अब यहां भी ईडी ने जांच शुरू कर दी है। दोनों ही मामलों में देखा गया है कि धर्मांतरण के लिए विदेश से फंडिंग कराई जा रही थी। बाकायदे यूई और कनाडा के साथ कई ऐसे देश हैं जहां से अवैध रूप से पैसा भेजा जा रहा था। यही वजह है कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज करके इस पूरे मामले में अब जांच आगे बढ़ा दी है। सरकार का भी साफ निर्देश है कि उत्तर प्रदेश में किसी भी धर्मांतरण नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आगरा के मामले में अगर देखा जाए तो इसका नेटवर्क उत्तर प्रदेश के तमाम राज्यों से जुड़ा हुआ है। कुल 6 राज्यों से गिरफ्तारी हो चुकी है और जो पीड़ित लड़की है उसे पहले जम्मू कश्मीर ले जाया गया था और उसके बाद उसे केरला से बरामद किया गया। वीडियो जर्नलिस्ट सफल हसन के साथ कपिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। आगरा धर्मांतरण के मुख्य आरोपी अब्दुल रहमान को आज कोर्ट में पेश किया गया। सीजीएम कोर्ट मृत्युंजय कुमार की कोर्ट में पेश किया गया। इसमें आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कोर्ट से उन्हें बाहर लाया जा रहा है। कड़ी सुरक्षा के बीच तमाम एसीपी, तमाम पुलिस अधिकारी मौजूद हैं और इसमें अब्दुल रहमान को रिमांड के लिए यहाँ लाया गया था। इसमें अब्दुल कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोर्ट में अब्दुल रहमान को आज पेश किया गया था। इससे पहले आगरा पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया था, जिनको 10 दिन की रिमांड मिली थी। और आज यहाँ पर मुख्य मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान को कोर्ट में पेश किया गया। और अब जो तमाम महिलाओं का धर्मांतरण का आरोपी है, और जाहिर सी बात है कि अब्दुल रहमान को आगरा पुलिस ने कल दिल्ली से गिरफ्तार किया था, उसके बाद आज कोर्ट में पेश किया। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था के बीच आज यहाँ कोर्ट में अब्दुल रहमान को लाया गया। अब्दुल रहमान की जब पुलिस ने गिरफ्तारी की थी तो उस दौरान ये देखा गया था कि एक युवती को भी जिनका दृश्य धर्म परिवर्तन कराया गया था अब्दुल रहमान के द्वारा, उसको भी पुलिस ने बरामद किया था। उस युवती को भी यहाँ कोर्ट में आज पेश किया गया। तो कुल मिलाकर अगर रिमांड की बात की जाए तो ऐसा अभी पता लग रहा है कि 10 दिन की रिमांड जो है वो अब्दुल रहमान को दी गई है। पुलिस ने 10 दिन की रिमांड मांगी थी, 14 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 10 दिन की उनको रिमांड दी। और आप पूछताछ में तमाम कड़ियाँ खुलती नजर आएंगी कि अब्दुल रहमान के संपर्क और कहाँ थे, किस किस से थे, क्योंकि अब्दुल रहमान लगातार कलीम सिद्दीकी जो कि दिल्ली का एक बड़ा धर्मांतरण का सरगना था, जिसके संपर्क में रहकर ये पूरा उसने इस कहते हैं रैकेट को अंजाम दिया और पूरा रैकेट चलाने का काम किया। तमाम राज्यों में उसके संपर्क थे। और अब जैसा कि देखा गया कि कल जब दिल्ली से उसकी गिरफ्तारी हुई तो आज कोर्ट में पेश किया गया और 10 दिन की पुलिस को रिमांड मिल गई। और अब लगातार आगरा पुलिस पूछताछ करेगी, साथ ही साथ एटीएस भी इससे पूछताछ कर सकती है। धर्मांतरण के खेल में सबसे बड़ा आरोपी छांगुर जो अब तक सामने आया है, उसके चंगुल में कई लोग फंसे हैं। और अब भदोही से एक युवक सामने आया है जिसने बताया कि उसका नाम ज्योतिर्मय है और छांगुर से नदीम बनाना चाहता था। और इस खेल में उसकी पत्नी और उसके ससुराल वाले शामिल थे। उसने ये भी बताया कि उसकी पत्नी से उसने प्रेम विवाह किया था और तब उसकी पत्नी ने अपना नाम इशिता बताया था, जबकि बाद में पता चला कि उसकी पत्नी का असली नाम आफरीन है। और उसके ससुराल वाले उसे छांगुर के यहाँ ले गए और उसकी बच्ची को जान से मारने का धमकी देते हुए उसे इस्लाम कबूल कराने की कोशिश की गई। और इस दौरान छांगुर भी वहाँ पर मौजूद था। लखनऊ के पास उसे लगभग 4 महीने तक बंधक बना के रखा गया। इस पूरे मामले में एडीजी जोन के समक्ष उस व्यक्ति ने प्रार्थना पत्र दिया है। पुलिस का यह कहना है ये मामला सबसे पहले अभी उनके समक्ष आया है और अब पुलिस जांच के बाद ही कुछ कह सकती है। पुलिस का यह साफ कहना है कि फिलहाल प्रार्थना पत्र तो मिल गया है, पर इसमें आखिर सच्चाई कितनी है, इसके पीछे जो कहानी है उसमें कितना सच्चाई है, ये सारी चीजों की जांच होगी और जांच के बाद ही पुलिस कुछ स्पष्टीकरण जारी कर सकती है।
वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी। मदरसों की जल्द ही तस्वीर बदलने वाली है। मदरसा शिक्षा सुधार समिति इसको लेकर अपनी रिपोर्ट देगी और रिपोर्ट के बाद ये तय किया जाएगा कि मदरसों में जो मान्यता के मानक हैं वो यूपी बोर्ड के स्कूलों की तरह होंगे, यानी बहुत सख्त मानक होंगे। आसानी से मदरसों को मान्यता नहीं मिल पाएगी, उसके लिए सभी मानक पूरे करने पड़ेंगे, चाहे वो मदरसों में बैठने की और छात्रों के रहने की व्यवस्था की बात हो या चाहे वहाँ की एजुकेशन क्वालिटी की बात हो। दूसरा बदलाव ये किया जाएगा कि जो एनसीईआरटी की किताबें हैं, जो पाठ्यक्रम है, वो लागू किया जाएगा मदरसे में। धार्मिक शिक्षा के साथ अंग्रेजी, गणित पढ़ना अनिवार्य होगा, साइंस पढ़ना अनिवार्य होगा। उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है, मदरसों के बेहतरी के लिए लगातार काम किया जा रहा है। सरकार ने तय किया था कि मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों के एक हाथ में कुरान तो दूसरे हाथ में लैपटॉप होगा और यही वजह है कि मदरसों को लेकर लगातार सरकार एक के बाद एक कदम उठा रही है। उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे शहर थे, खास करके जो इंडो नेपाल बॉर्डर के मदरसे थे, वहाँ पर बहुत सारी अनियमितता पाई गई, कई संदिग्ध गतिविधियाँ भी पाई गई। यही वजह है कि सरकार ने तय कर लिया है कि अब मदरसों के मान्यता के लिए सख्त नियम होंगे और नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। 11 जुलाई से चल रहे सावन के कावड़ मेले का आज अंतिम दिन है। प्रशासनिक आंकड़ों की माने तो 4 करोड़ से भी अधिक शिव भक्त हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने शिवालयों की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। शिवरात्रि का जलाभिषेक कल होना है और उससे पहले अगर हम लोग बात करें कावड़ मेले में व्यवस्थाओं की, तो आखिरी दिन जो पुलिस प्रशासन की व्यवस्था थी वो कहीं ना कहीं शिव भक्तों की बड़ी आमद के चलते धराशायी होती हुई नजर आई, क्योंकि जिस तरह से हर की पौड़ी पर आस्था का जन सैलाब उमड़ा, तो उसके बाद वहां से जब गंगा जल लेकर डाक कावड़िए निकले तो हाईवे पर हर तरफ कावड़िया था। कावड़ियों के साथ साथ उनके वाहन की लंबी लंबी कतारें कहीं ना कहीं प्रशासन की व्यवस्थाओं को धराशायी करता नजर आ रहा था। लेकिन इन सब के बीच ओवरऑल अगर बात की जाए तो कावड़ मेले में जो पुलिस प्रशासन की व्यवस्था रही वो एक तरह से दुरुस्त रही, क्योंकि आखिरी दिन ही केवल व्यवस्था थोड़ी सी चरमराई, लेकिन बावजूद इसके सकुशल संपन्न ये कावड़ मेला हुआ है, जिसके लिए हम कह सकते हैं कि जिस तरह से शुरुआती दौर से लेकर आखिर तक स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कावड़ मेले की तैयारियों का जायजा लेने के साथ साथ जो व्यवस्थाएं थी उनकी लगातार समीक्षा कर रहे थे। न्यूज स्टेट के लिए हरिद्वार से महावीर नेगी। कानपुर में साइबर ठगों ने कानपुर की अब तक की सबसे बड़ी ठगी की वारदात को अंजाम दिया है। दरअसल कहानी कुछ इस प्रकार है कि साइबर ठगों ने देश की सबसे प्रतिष्ठित कंपनी जेके ग्रुप के मालिक का एक व्हाट्सएप पर डीपी लगाया। डीपी लगाने के बाद कंपनी में जो वित्तीय लेन देन करते थे उनको मैसेज किया और उनसे बोला कि मैं कंपनी का मालिक हूं और ये नंबर सेव कर लो, भविष्य में आपके काम आएगा। वहीं दूसरे दिन उसी नंबर से वित्तीय लेन देन करने वाले कर्मचारी के पास एक दूसरा मैसेज आया जिसमें कुछ अकाउंट की डिटेल दिए हुए थे, जिसमें उन्होंने बोला कि कंपनी की कोई बड़ी डील चल रही है, उसमें 1,97,00,000 रुपए ट्रांसफ़र कर दो। फिलहाल इस पूरे प्रकरण में जो कंपनी के कर्मचारी थे उन्होंने इसका क्रॉस चेक करते हुए कंपनी के अकाउंट से 1,97,00,000 रुपए ट्रांसफ़र कर दिए, जिसके बाद जब कुछ देर बाद कंपनी के मालिक को इसके बारे में पता चला तो पूरे कंपनी में तहलका जैसे मच गया। फिलहाल तुरंत कार्रवाई करते हुए इस पूरे प्रकरण साइबर क्राइम में एक एप्लीकेशन दी गई, जिसके बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया। उस मुकदमा दर्ज करने के बाद जो साइबर क्राइम है उसने तुरंत कार्रवाई करते हुए 1,28,00,000 रुपए फ्रीज कर दिए गए। साइबर ठगी का मामला है। 1930 पे उन्होंने कंप्लेंट कराई और cybercrime.gov.in पे उन्होंने अपना डिटेल्स भरी, तो वो पैसा तो ब्लॉक कर दिया गया है। करीब 1,25,00,000 उनका ब्लॉक हो गया है। न्यूज स्टेट के लिए वीडियो जर्नलिस्ट आशिफ के साथ अनिल कुमार, कानपुर। दिल्ली एनसीआर में आज जो है सुबह से ही बारिश शुरू हो गई है। झमाझम बारिश में लोगों को गर्मी से तो राहत ज़रूर मिली है, लेकिन कई अलग अलग सड़कों की अगर बात करें तो दिल्ली के खासकर लुटियंस जोन में भी
वाटर लॉगिंग की समस्या अब देखने को साफ नज़र आ रही है। देखिए ये चंद मिनटों की बारिश और यहाँ सड़क पर जो है वो आपको पानी लगा हुआ नज़र आएगा। हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी जारी कर दी थी कि आज यानी मंगलवार को सुबह से ही दिल्ली में बिजली गरज के साथ जो है बारिश हो सकती है। और इसके साथ ही आपको बताएं कि कुछ घंटों के लिए येलो अलर्ट जो है वो भी जारी कर दिया गया है, जहां पर तापमान में काफ़ी गिरावट जो है वो देखने को तो मिल ही रही है, लेकिन लोगों को राहत ज़रूर मिली है। लेकिन इसके साथ ही ट्रैफिक की अगर बात करें तो यातायात की गति जो है वो कई अलग अलग दिल्ली के इलाकों में धीमी हो गई है। जाम जैसी समस्या जो है वो भी देखने को मिल रही है। खासकर अगर बाहरी दिल्ली की बात करें, सीलमपुर मंगोलपुरी इलाके की बात करें तो उधर बारिश से जो है वो एयरपोर्ट वाले इलाके में धौला कुआं तरफ बारिश से रोड पर जो है वो ट्रैफिक की गति काफ़ी धीमी हो गई है। लेकिन बारिश से लोगों को राहत ज़रूर मिली है, तापमान में गिरावट हुई है। और मौसम विभाग ने 26 जुलाई तक जो है वो दिल्ली में हल्की फुल्की बारिश का ऐलान तो ज़रूर किया है। और इसके साथ ही आपको बताएं कि जिस तरीके से दिल्ली में उमस भरी गर्मी जो है वो लोग झेल रहे थे, ये बारिश उनके लिए राहत का काम करते हुए नज़र आ रही है। जम्मू कश्मीर में लगातार 2 दिनों से जो बारिशों का सिलसिला है वो यहाँ पे जारी है। अगर हम बात करेंगे खासकर राजौरी की, तो राजौरी में भी आप देख सकते हो आज सुबह ही जो फ्लड सिचुएशन है वो वहाँ पे देखने को मिली थी। तो उसके बाद प्रशासन ने पूरी तरीके से वहाँ पे स्कूल और कॉलेज को बंद किया गया है। और जो मौसम विभाग है उसने यही कहा कि 24 घंटे में अगर जम्मू सेक्टर की बात करेंगे और उधमपुर की बात करेंगे काफ़ी ज़्यादा बारिश हो सकती है। और कई नंबर जो है उन्होंने भी वो दिए हैं। इसी तरीके से अगर देखा जाएगा कि अलग अलग जगहों पे जो है बाढ़ सिचुएशन जो है, फ्लड सिचुएशन जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने पहले ही कहा था कि 24 घंटे में काफ़ी ज़्यादा बारिश जो है वो यहाँ पे हो सकती है। इसी तरीके से आज अगर राजौरी की बात करेंगे, राजौरी में भी आप देख सकते हो जो फ्लड सिचुएशन है वो यहाँ पे देखने को मिल रही है। लेकिन फिर प्रशासन ने पूरी तरीके से स्कूल और कॉलेज को बंद किया गया है। अगर देखा जाएगा कि अलग अलग जगहों पे लैंडस्लाइडिंग जो है वो यहाँ पे हुई है। खास करके अगर हम उधमपुर जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की बात करेंगे, कई जगहों पे जो है लैंडस्लाइडिंग और मड स्लाइडिंग देखने को मिल रही है और कई जगहों पे जो है फ्लड सिचुएशन देखने को मिल रही है। मौसम विभाग का यही कहना है कि 24 घंटे में इससे भी काफी ज्यादा बारिश हो सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट मीर मुंतजिर के साथ खालिद डार, न्यूज स्टेट। इस वक्त हिमाचल प्रदेश के बख्तियार में हम मौजूद हैं, जहां पर लैंडस्लाइड्स के वजह से काफ़ी नुकसान हो चुका है। आप देख सकते हैं इस वक्त जो ये मलबे का ढेर नज़र आ रहा है, ये कभी घर हुआ करता था। हाल ही में आई लैंडस्लाइड की वजह से यहाँ पर ये घर बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। यहाँ पर कतार से 3 से 4 घर थे जो बिल्कुल इस वक्त मलबे के ढेर में तब्दील हो चुके हैं और मजबूरन यहाँ के लोगों को जो कि है दूर दराज के इलाकों में जाके रह रहे हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त क्या हालत हो चुकी है इन घरों की, क्योंकि मलबा जो कि है लैंडस्लाइड की वजह से इन घरों पर जा गिरा, जिसके चलते ये घर बिल्कुल तबाह होते नजर आए। गाड़ी आप देख सकते हैं तस्वीरों में, गाड़ी किस तरह से मलबे में फंसी हुई है। इस गाड़ी की हालत जो की है काफ़ी गंभीर हो चुकी है, मलबे में फंस चुकी है और इसको निकालना बिल्कुल नामुमकिन जो की है वो हो चुका है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ना गाड़ी बची ना ही घर बचा और साथ ही साथ लैंडस्लाइड, आपको बता दें पहाड़ का एक टुकड़ा ही जो की है पूरा इस लैंडस्लाइड में, इस भूस्खलन में जो की है वो आ गिरा। घर है वो इस वक्त मलबे के ढेर में तब्दील हो चुके हैं। मजबूरन जो यार लोग रह रहे थे उन्हें अपना घर छोड़कर, अपना आशियाना छोड़कर आगे दूर कहीं जाके बसना पड़ा। आने वाले दिनों के लिए भी प्रशासन द्वारा जो की है हिदायत दी गई है कि लोग जो की हैं लॉन्ग जर्नीज जो की अवॉइड करें और ख़ास तौर पर मौसम का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया। बादल फटने की घटनाएं जो की हैं आने वाले दिनों में पहाड़ों में देखी जा सकती है, जिसके चलते यह अलर्ट जो की है प्रशासन द्वारा जारी किया गया और आने वाले 2 दिन जो की है हिमाचल प्रदेश के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। मंडी के अंदर इस वक्त 3 दिन का वेदर अलर्ट जारी किया गया और ख़ासतौर पर येलो अलर्ट जारी किया गया। कुछ जगहों पर भूस्खलन और फ्लैश फ्लड्स का अलर्ट भी जारी किया गया। उसका कारण है कि कुछ पहाड़ों पर जो की है मानसून के सीज़न में काफ़ी डेंस क्लाउड्स, घने बादल जो की है वो छा जाते हैं और बाद में यही बादल जो होते हैं जिनकी बादल फटने की घटना जो की है वो सामने आती है।
इस वक्त थुनाग को जाने वाले रास्ते में हम मौजूद हैं, कंडी गांव के इस वक्त अंदर हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये जो आपको सफ़ेद धुंध की चादर जैसी, कोहरे की चादर जैसी जो नज़र आ रही है, असल में ये वो घने बादल हैं। ये घने बादल हैं और वेदर अलर्ट जो कि है इनके करके ही जारी किया गया, क्योंकि यही वो बादल हैं जिनकी वजह से ये बादल फटने की घटनाएं जो कि है वो सामने आती हैं। इस वक्त इस रास्ते में मंडी के अंदर हम इस वक्त मौजूद हैं। मंडी के अंदर थुनाग को जाने का ये रास्ता है और यहाँ पर जो कि बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि कितने घने यहाँ पर बादल हैं। ये जो धुंध नुमा चीज़ आपको दिख रही है, ये कोई बल्कि धुंध नहीं बल्कि ये तमाम वो डेंस बादल हैं। जब पहाड़ों में ये डेंस बादल या घने बादल जब आते हैं और उसके बाद हवा का प्रेशर बनता है, उसके चलते ही जो कि है क्लाउड बस्ट यानी कि बादल फटने की घटनाएं जो कि वो सामने आती हैं। तो बादल फटने की घटनाएं जो कि वो इन डेंस क्लाउड्स की वजह से आती हैं और इसी की वजह से जो कि यहाँ पर 3 दिन का वेदर अलर्ट जो कि है वो जारी किया गया। आने वाले 24 घंटों में काफ़ी खतरा जो कि है वो मंडी पर मंडरा रहा है, क्योंकि इस तरह के जो बादल हैं अगर ये फटते हैं तो बहुत आबादी को जो कि है इसका नुकसान होगा। और जो तस्वीर कुछ ही दिन पहले देखने को मिली थी, वही तस्वीर जो कि दोबारा से मंडी या फिर कहा जाए हिमाचल प्रदेश के अलग अलग इलाकों में देखने को मिल सकती है। इसी करके जो कि है सैलानियों को ख़ास तौर पर हिदायत दी गई है कि वाटर बॉडीज से, पानी के झरनों से, नालों से, नदियों से दूर रहा जाए और अपनी विजिट जो किया उसको कम से कम जो किया मिनिमाइज कर दिया जाए। गंगा के त्रासदी ने एक तरफ जहां लोगों के घर छीन लिए, कई घर जो है वो गंगा के अंदर समा गए, तो कई ऐसे घर हैं जिन्हें लोग ज़बरदस्ती तोड़ रहे हैं। तोड़ इसलिए रहे हैं क्योंकि अगर ये घर नहीं टूटा तो गंगा के अंदर समा जाएगा, जो सामान लगा है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। 4 साल पहले इस घर को जो अपनी लागतों से, अपने पूरे मेहनत से बनाए थे, आज वही घर जो है वो टूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। एक बार ये घर दिखा रहे हैं, ये ग्रिल जो है ये तोड़ के निकाला जा रहा है। करीब 1 साल पहले इस ग्रिल को यहाँ पे लगाया गया था। 4 साल पहले इस नई इमारत को खड़ा किया गया था और आज 4 साल बाद गंगा की त्रासदी की वजह से लोग मजबूर हैं अपने घर को छोड़कर बाहर जाने के लिए, पलायन करने के लिए और इस घर को तोड़ने के लिए। इस घर के जो मालिक हैं वो भी हमारे साथ हैं। क्या नाम है? रविंद्रनाथ पांडे। तो रविंद्र जी ये बताइए, घर कब बना था? घर हमारा तो 10 साल पहले बना था, लेकिन ये अभी ये सब रिपेयरिंग वगैरह सब कुछ 2 साल पहले हुआ है। तो 2 साल पहले इस पूरे घर को फिर से रिपेयर किए थे, अच्छा बनाए थे, और आज क्यों तोड़ रहे हैं घर को? अब क्या करेंगे, गंगा जी में जा रहा है। यहाँ 9.5 लाख रुपए का बिहार रेजिमेंट का ठेका हुआ था, लेकिन आज क्या है, हमारे गाँव के ऊपर 25 करोड़ के ऊपर धक्का लगा है सरकार का। लेकिन सब MP MLA नेता विधायक जितने भी हैं खा करके हमारे गांव को पूरा तहस-नहस सत्यानाश कर दिया। एक परिवार जिसने कितने पैसे लगाकर इस घर को बनाया होगा, एक पूरा परिवार, एक जिंदगी यहाँ बसती थी, आज उस जिंदगी को छोड़कर जाने पे मजबूर हैं। इस घर में पूरा सामान है, पीछे जो है वो ज़मीन है, लेकिन आज इसी घर को खाली करके ये लोग जा रहे हैं। डर ये है कि अगर रात को यहाँ सोए और गंगा की कटाव बढ़ता गया तो ये घर भी रातों रात समा जाएगा। बिहार में कटाव, गंगा में जो कह सकते हैं कि खास तौर पर कटाव, और इस वजह से लोग यहाँ से जाने के लिए मजबूर हो गए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।